नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और साथ में है फैजल रिजवी। जो विषय है वो विषय यूं है कि बहुचर्चित एक मामला है, आबकारी कह लीजिए या ईडी का संबंधित केस। सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हुई हैं और ये सूचना, ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ, मगर उसी से जुड़ा एक विषय है और ये विषय चौंका रहा है, जो फैजल बताएंगे अभी। इन शॉर्ट जो कहानी है वो ये है कि एक बंदा है जो कोर्ट से फरार है, एजेंसियों ने ही कहा कि फरार है, और उसकी फरारी में ही उसका बयान दर्ज करा दिया गया है कोर्ट में ही। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है और सौम्या या आबकारी या कोयले से क्या कनेक्शन है, वही समझने, वही जानने हाजिर हुआ हूँ। सर नमस्कार। क्या नया चमत्कार हो गया सर? कुछ नहीं, ये ईओडब्ल्यू ने 5वें मई महीने में एक 8 पेज का एप्लीकेशन लगाया कि लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ये एक मुख्य अपराधी है और ये हमको मिल नहीं रहा है और उसके लिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है और इसलिए उसके खिलाफ हमको वारंट चाहिए। और उसमें उन्होंने, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक जांच एजेंसी ने लगाया था कोर्ट में, तो किसी को सुनने का और किसी को जवाब देने का ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हीं से जो एप्लीकेशन लगाया तो उसमें उन्होंने बताया कि साहब ये इतना है और इसको बहुत ज़रूरी है इसको अरेस्ट करना, और क्योंकि ये हो सकता है कि ये प्रदेश के बाहर हो तो हमको इसका एक परमानेंट अरेस्ट वारंट चाहिए। बेमियादी बोलते हैं इसको, बगैर तारीख का परमानेंट इसको कहा जाता है। ये स्थायी गिरफ्तारी वारंट जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो वो वारंट उनमें, और उसमें इन्होंने जो साइटेशन पेश किया था वो दाऊद इब्राहिम का साइटेशन पेश किया था। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भी ऐसी हुआ था तो वारंट मिला था, तो वो दाऊद इब्राहिम का उन्होंने न्याय दृष्टांत पेश किया था और तब ऑनरेबल कोर्ट ने 19/5/2025 को एक बगैर तारीख का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वो वारंट जारी होने के एक हफ्ते बाद वो प्रकट हो गए। अच्छा, बंसल जी जून महीने में उनके स्टेटमेंट शुरू हो गए। कहाँ? ईडी में। ईडी में। और ये वारंट जारी कराया एसीबी ने? एसीबी ने। पहले वो एसीबी गए थे ऐसा बताते हैं, मगर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो बयान वगैरह पेश हुए, जो कंप्लेंट पेश हुई बाद में अलग अलग जो है कई लोगों की, तो उसमें उनके बयान लगाए गए हैं। तो वो जून पहले हफ्ते से उनका 7 जून 8 जून ऐसा उनके बयान आ गए हैं। उसके बाद उस चीज़ को रखा गया वहाँ पे उस वक्त भी कि साहब ये व्यक्ति जो फरार है, और 18/7 को ये बयान उसके मेरे ख्याल से शुरू में हुए हैं, जून में हुए हैं, फिर उसके बाद और कुछ लोगों के और बयान कराए हैं लोगों ने। फिर उसके बाद 18/7 को चेतन बघेल जी को गिरफ्तार किया जाता है। ओके, यानी पप्पू बंसल के बयान को ग्राउंड बनाया गया और ये मामला आबकारी से जुड़ा हुआ है। आबकारी से, ठीक। ईडी ने फिर 18/7 को उनको गिरफ्तार किया इसके ही बयान पे। 18/7 को ही बचाव पक्ष ने जब वो आया, जब देखे कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वगैरह बताया उसमें जो लक्ष्मी नारायण बंसल का जिक्र आया, तो उस वक्त ही कोर्ट में जो ऑब्जेक्शन लगाया गया कि उनकी गिरफ्तारी का ये गलत तरीके से गिरफ्तारी है, उसका चैलेंज भी हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो। तो वहां पे ही 18/7 को बता दिया ईडी को कि साहब ये 19/5 से इसका वारंट निकला हुआ है, परमानेंट अरेस्ट वारंट। तो ये जानकारी ईडी को भी आ गई कि कोर्ट की जो है हमने ऑर्डर शीट दिखा दी है, फर्स्ट एडीजे, ऑनरेबल फर्स्ट एडीजे कोर्ट की दिखा दी गई। तो वहां से उनको जानकारी में आ गई ईडी को कि ये साहब एब्सकॉन्ड है, कोर्ट से वारंट निकला हुआ है। अब ईडी ने उसको कुछ नहीं किया। उसके बाद जब हुई सब ये बातें, तो ये चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब लगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी जो बहस उसमें बताया गया साहब की, तो उसमें केस भी चला। और इसमें तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट आया, फिर हाई कोर्ट डिसाइड किया, तो हाई कोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी की थी जस्टिस अरविंद वर्मा जी, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस वर्मा साहब ने किया है कि ये इरेगुलरिटी है
और ये उन्होंने उस चीज़ को बोला कि है। अब ये इन्होंने उस व्यक्ति का बयान जो है वो जो ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश की, उस 15/9/2025 का बयान पप्पू बंसल का भी पेश किया उसने। ये जो कैसे चेतन संभव है? एसीबी तो खुद कह रही है फरार हैं, और एसीबी की चार्जशीट में एसीबी बयान चार्जशीट है। में बयान है 15/9/2025 का पप्पू बंसल का। और बयान भी बड़ा अजीब सा है, मगर है, बयान है उसका। और तो जो व्यक्ति के खिलाफ वारंट खुद ने निकाला है, निकलवाया है एसीबी ने, ठीक। वो व्यक्ति को वो एज ए विटनेस बना के, ऐसा भी नहीं कि उसको भाई आप उसका वारंट कैंसिल करा लें, आपने एप्लीकेशन लगाया, कोई प्रयास करें। तो इससे ये दिखता है कि आपको ऊपर भय बना के, देखिए वारंट है, आपको हम कभी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो बोलेगा इंसान, आप एक आम इंसान की बात सोचिए कि आप बताएं कि देखिए वारंट है आपका, तो उसको बचने के लिए आपसे जो उससे बुलवा लो बोलेगा, वो तो आपका पपेट है, कठपुतली है आपकी वो। तो अब ये जो अभी जो आप जो मैटर जो बात कर रहे हैं, कल जब सौम्या चौरसिया मैडम को जब गिरफ्तार किया गया परसों जी, और जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो बताया गया, उसमें भी लक्ष्मी नारायण बंसल टॉप में है, वही जो कि कोर्ट की नज़र में फरार है। फरार है। उनका बयान को लेकर उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में लिखा गया। कल पता चला कि वो उसको सुबह यहाँ सौम्या चौरसिया को जिस वक्त पेश किया गया, उसी वक्त ये जानकारी आई वहाँ कोर्ट के एडवोकेट से माने कि भाई लक्ष्मी नारायण बंसल का बयान हो रहा है 164 का, एसीबी के द्वारा, एसीबी द्वारा उसको पेश किया गया है लोअर कोर्ट में, जहाँ पे 164 का जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, मजिस्ट्रेट है, जहाँ पे 164 के बयान होते हैं, उनमें से किसी एक अदालत में। तो पता चला कि एक न्यायालय में उनका बयान हो रहा है, कमरा बंद है, बयान उसका अंदर चल रहा है, और सामने कोई एसीबी का अधिकारी भी, वहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं था, एक आध कोई ऐसी हल्का मुलाजिम था, वो बड़ा डरते थे, हाँ उन्हीं का हो रहा करके बता दिया उसने। फिर हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं वो वहाँ पहुंचे, मगर कमरा बंद था, नहीं जा पाए। जैसी निकले, कमरा खुला तो घुसे, तो ये पप्पू बंसल जी अपने अधिवक्ता के साथ बाहर निकल रहे थे, और देख के जल्दी से वो कोर्ट परिसर बाहर चले गए। तो अब हमारे अधिवक्ता साथी वहां जाके कोर्ट को बताया ऑनरेबल कि ये व्यक्ति जो है ये एब्सकॉन्डिंग है, और ये तो बोले जाके लिखित में दीजिए आप। तो लिखित में एक एप्लीकेशन कि साहब कि अगर ये कोई व्यक्ति फरार है या जानकार है कि इसको अपराधी है, फरार अपराधी है, तो उसको आम आदमी भी अरेस्ट कर सकता है, ऐसा प्रावधान है कि कॉमन इंसान भी उस व्यक्ति को जानता है कि इसने अपराध किया और ये एब्सकॉन्डर है या इसने कोई गंभीर अपराध किया या उसका वारंट है इसके खिलाफ, तो आम आदमी उसको गिरफ्तार करके, उसको अधिकार है बीएनएसएस में कि वो ले जाके संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने या तो वहाँ की वही था। तो आईओ भी वहाँ से नदारत थे, आईओ को भी बुलाया कोर्ट ने। तो फिर आईओ ऑनरेबल कोर्ट को जब बताया गया, ऑर्डर शीट दी गई और लिखित में एप्लीकेशन दिया गया, जब उन्होंने देखा तो वो भी बोले कि क्या हो रहा है, बोला आईओ बोला, तो आईओ तो उस वक्त आए नहीं। 3 बजे के बाद फिर आईओ आए, और उसके बाद फिर पप्पू बंसल जी को बुलाया गया फिर दोबारा। क्या हुआ फिर जब फिर से बुलाया गया? तो अब बुलाया गया है, ऑर्डर शीट जो है उन्होंने कहा है कि हमने जो भी ऑर्डर करना था, हमारे साथियों ने जो आपत्ति की, जो अधिवक्ताओं ने, कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक फरार अपराधी है, उसको वही पुलिस ही लेके आ रही है, जबकि उसका वारंट आज भी जीवित है। तो कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको लिफाफे में बंद करके संबंधित जो विशेष न्यायाधीश प्रथम परिषद न्यायाधीश हैं माननीय न्यायालय में भिजवा दिए। क्या माना जाए कि क्या उनका बयान कोर्ट ने स्वीकारा या आपत्तियों को महत्व दे दिया? अब ये कुछ जब तक वो बंद है लिफाफे में, जब वो कोर्ट में जाएंगे ऑर्डर से उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे, तब पता चलेगा कि अब सब सर्टिफाइड कॉपी की लगेगा या दिखाया जाएगा, या कब कोर्ट लिफाफा खुलेगा, तब उसकी अहमियत होगी। वैसे ये जो नए आविष्कार से हो रहे हैं, जो एजेंसियां कर रही हैं, ऐसा पहले आपने देखा है कि आपका तो पूरा एक इतिहास गुजर गया? देखिए, जो संविधान है हमारा, उसमें ये 2 चीज़ बड़ी, मतलब ये साफ है, फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन।
मेनका ही ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस है, जैसे मेनका गांधी वाला केस है, इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप जो आपके पास है आप उसको न्यायालय के पास रखिए। आप अगर इन्वेस्टिगेशन भी पूरा बनाने लगे, साक्ष्य निर्मित करने लगे, साक्ष्य बनाने लगे आप, तो फिर क्या हाल होगा। तो ये तो मैं बता रहा हूं कि ये एक संविधान के विपरीत जा रहे हैं हम। आप सोचिए, आप एक काम बताइए कि अगर कोई, तो किस पर भरोसा करेगा इंसान अगर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। फिर आप चिल्लाते रहिए। फिर अब तो ये भी है कि अगर 164 ऐसा बना के अगर कोई पेश कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, वो एक परिवाद का मसला है जो परिवाद आप लोगों ने पेश किया हुआ है, जिसमें एसीबी के 3 अधिकारियों का जिक्र है और बहुत सारे पेन ड्राइव वाला जो मामला, उस परिवाद में आखिरकार अभी क्या स्टेटस है उसका। परिवाद में क्या था कि क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी तो एक ट्रांसफर पिटिशन लगा था, तो मगर सीजीएम साहब ने कहा है कि जहाँ पे परिवाद पेश है वही उसको सुनेंगे, वहीं पे होगा। कोई फैसले की तारीख है या अभी कुछ, अभी तो होगा, जो चीज़ें तथ्य रखेंगे, बहस होगी। क्योंकि ये है कि अभी इस पॉइंट पे अटका हुआ है कि क्या रजिस्ट्रेशन के पहले ही या जांच के पहले, कोई आदेश से पहले ही सैंक्शन की आवश्यकता है, अभियोजन की स्वीकृति जो है वो है कि नहीं, उसी पे अटका हुआ है। कि क्योंकि ये कई ऐसे नए दृष्टांत हैं कि अलग अलग उसमें कि अभियोजन स्वीकृति कब लगेगी, जब लगेगा कि भाई उसने जो अपना कार्य किया है वो अपने शासकीय कार्य में किया है या अलग कुछ किया है, तो वो अलग अलग है। तो उसके भय मगर अभी इसमें है, रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन पेश किया है, जो गवर्नमेंट एडवोकेट वगैरह जो आए थे, जो उनके तरफ से अपीयर होने, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन पेश किया यही पेश किया कि साहब इसमें स्वीकृति जो है आवश्यक है पहले। मुझे जहाँ तक ध्यान है उसमें एक उनका आर्गुमेंट ये भी था सर कि ये जो कोर्ट है, जिस कोर्ट में परिवाद पेश है पंजीबद्ध के लिए, वो कोर्ट इसको नहीं सुन सकती है। ये भी एक विषय था ना। नहीं, ऐसा नहीं है सर, संज्ञान पे उनका पूरा वो था, संज्ञान पे, स्वीकृति पे, सॉरी, स्वीकृति पर। तो फिलहाल कहानी ये है कि एक व्यक्ति जो कोर्ट के नज़रिए से फरार है, उस फरारी के लिए उसके खिलाफ वारंट है। वारंट के बाद वो सेंट्रल एजेंसी ईडी में भी पहुंचता है। उसके बाद वो स्टेट की उसी एजेंसी के पास पहुंच के बयान दर्ज कराता है जिस एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के न्याय दृष्टांत को देके उसके खिलाफ फरारी का एक सूचना दी और वारंट निकलवाया था, उन्हीं के आवेदन पर। ऐसा तो नहीं है सर कहीं कि बाद में वारंट कैंसिल करा दिया हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पता किया है और माननीय न्यायालय को भी हमने बता दिया गया है जहाँ से वारंट निकला है साहब कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वहाँ पे हमने जाकर खुद मौखिक सूचना दे दी है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा देखिए ये क्या चल रहा है। तो वो सूचना हमने दे दी थी उस कल ही, क्योंकि आप देखिएगा कि जो आप पढ़ेंगे, आप जो रिमांड आप सौम्या चौरसिया जी की है और जो उन्होंने रिमांड मांगी है, पुलिस रिमांड, उसमें आप देखिएगा कि जिन लोगों को उन्होंने मेन गवाह बनाया, जिनके, वो सब मुलजिम हैं। के श्रीवास्तव हैं, किसी न किसी केस में सब अंदर, किसी न किसी केस में, मतलब वो उनका मतलब एक स्वतंत्र नहीं है हम लोग। तो क्या करेंगे बेचारे, जो है जो बोलेंगे बोलना पड़ेगा। आपने समय दिया सर, थैंक यू। ये थे फैजल रिजवी जो बता रहे थे कि एक नवाचार हुआ है, एजेंसी ने फिर से एक नवाचार किया है। एजेंसी का नाम एसीबी है। बहुत संक्षेप में, हालांकि पूरी बातें स्पष्ट हैं, फिर भी संक्षेप में, एक व्यक्ति हैं जिन्हें लेकर एसीबी का दावा रहा कि ये नहीं मिल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है आबकारी का, यदि ये नहीं मिलेंगे तो बहुत जांच अवरुद्ध हो जाएगी, वो विदेश भाग सकते हैं। एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर एक नया दृष्टांत प्रस्तुत किया कोर्ट में और दाऊद इब्राहिम न्याय दृष्टांत के आधार पर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। जिस समय जारी हुआ उसके 1 महीने के भीतर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये वारंट जारी था, पप्पू बंसल, वो ईडी पहुंचते हैं। ईडी में उनका बयान दर्ज होता है।
उसके बाद वकील कोर्ट के ज़रिए फिर से ईडी को बताते हैं कि आपने उसका बयान लिया हुआ है जो फरार है। मगर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प गौरतलब दो चीज़ें हैं। जिस एसीबी ने पप्पू बंसल को बताया कि फ़रार है, वारंट दीजिए, वो उसी एसीबी में पहुंच के लगातार बयान दर्ज करते हैं। जो चार्जशीट पेश है उसमें उनके बयान हैं। और उससे भी दिलचस्प गौरतलब ये कि वो पप्पू बंसल जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, उन्हें लेके एजेंसी फिर से पहुंच जाती है 164 का कथन कराने। कोर्ट 164 का कथन दर्ज कर लेती है और तब वकील बताते हैं कि सर, आपने जिसका बयान दर्ज किया है वो आप ही के रायपुर कोर्ट की एक अन्य कोर्ट से इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट स्थायी जारी है। मसला जो भी है वो लिफाफा बंद हो गया है और उसमें जो भी अभिमत होगा, जो भी टिप्पणी होगी, वो तब समझ में आएगा जबकि वो लिफाफा खुलेगा। जो सूचना है वो ये भी है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने नकल का आवेदन लगा दिया है। जो अपडेट आएगा वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक जानकारी थी, और सूचना और जानकारी दोनों पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी हो, फिर से आऊँगा। प्रणाम।